हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 13 अक्टूबर। जो आज की करंट अफेयर रहेगी वो उसके टॉपिक से यहाँ पे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोरियन पेनिनसुला में, उसके बारे में देखेंगे। और जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है जो अभी काफ़ी जल्दी से गिरता जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या इशूज़ है क्या नहीं। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो अभी रिसेंटली गया है उसके बारे में देखेंगे। तो जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, 11 अक्टूबर को रिसेंटली हमने इंटरनेशनल गर्ल्स डे को मनाया है। और ये मनाया क्यों जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो पहली बार इसको डिक्लेयर किया गया था बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन 1995। इसके अंदर प्रपोज किया था कि भाई हम एक प्लान, ऐसा मतलब एक प्लान बनाएंगे जिसके अंदर किसके बारे में बात होएगी, गर्ल्स के राइट्स के बारे में, उनको और एडवांस किया जाएगा, ऐसा ये प्लान बना के चल रहे थे। 2011 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, रेजोल्यूशन नंबर 66/170, टू डिक्लेयर 11 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और अभी रिसेंट में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि भाई जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वहाँ पे मतलब क्वेश्चन इसी से था कि जो गर्ल्स के राइट्स है उसका किस डिक्लेरेशन के अंडर में उसकी बात की गई। तो कोई सोच भी नहीं सकता, अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो तो सबसे पहले तो इसको आउट करेगा ऑप्शन से, बीजिंग डिक्लेरेशन को, कि भाई चाइना ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन जबकि बात ये वहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब की बार का जो थीम क्या था 2022 का, आवर टाइम इज़ नाउ एंड आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। सिग्निफिकेंस क्या है इस डे का। द डे इज़ ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज गर्ल्स राइट एंड द यूनिक चैलेंजेस गर्ल फेस अराउंड द वर्ल्ड। कि भाई जो गर्ल्स के राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको सीरियसली लिया जाए और उनको लागू किया जाए। और ऊपर से जो लड़कियां पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो चैलेंजेस फेस करती हैं उनके बारे में बातें और उन पे डिसीजन लिए जाए। International Day of Girls Child focus attention on the need to address the challenges girls face and to promote girls empowerment एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। कि वही बात है जो मैंने अभी बताई कि भाई गर्ल्स के राइट्स को और प्रमोट किया जाए, जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती है उनको एड्रेस किया जाए, है ना, और उनके राइट्स को भी पूरी तरह से लागू किया जाए। और वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी एक तरह का इंटीग्रल पार्ट है जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं। और उनमें से 5वां जो गोल है वो खुद में बात करता है किसके बारे में, जेंडर इक्वालिटी की। भाई सब के सब एक समान हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है। किसी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस, इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है कि भाई ये जितनी भी सिचुएशन है, चाहे जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो देश की हो या फिर घर की हो, ठीक है, जितना भी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है हमारे अराउंड, तो ये सारे गोल्स हम तभी अचीव कर सकते हैं जब सबके जो अधिकार है वो समान रूप से लागू हों और उनके अंदर औरतें हों या बच्चे हों, लड़कियां हों, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब बात करते हैं जो इंडिया के अंदर गर्ल्स का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है क्या नहीं किया उसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी, ये करी गई थी एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। इसके अंदर क्या बात करी गई कि भाई जो बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम है ना वो प्री पेंडेमिक लेवल से ज़्यादा बढ़ गए अब, ठीक है। जो कि 2020 के अंदर पहले तो कम हो गए, लेकिन जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ ना उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। 2021 के अंदर ही देख लो 1,49,000 ऐसे केसेस को रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2019 में इनकी संख्या थी 1,48,000, मतलब 1,000 ज़्यादा हो गए। डाटा पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी इज स्पेशली ग्रीन फॉर द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना इंडिया की, वहाँ पे इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आए थे। जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम में हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसके बाद केरला, मेघालय, हरियाणा, मिज़ोरम, ठीक है। और हरियाणा तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करता है,
लड़कियों को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट की जो बस है ना वहाँ पे आपको इसके पोस्टर मिल जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर अमोंग द टॉप 5 स्टेट्स अलॉन्ग विद महाराष्ट्र, MP एंड UP। देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये कुछ ऐसी 5 टॉप स्टेट्स में से थी जहाँ पे क्या है 47% से भी ज़्यादा जो टोटल क्राइम्स कमिट हुए हैं ना वो यहीं पे हुए हैं, इन्हीं 5 स्टेट्स के अंदर। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, MP और UP, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स हुए हैं। और जो सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं वो सिक्किम, केरला, मेघालय, हरियाणा और मिज़ोरम के अंदर हुए। 9,523 केसेस जो कि किसके अगेंस्ट थे, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो केवल और केवल अकेले ही वेस्ट बंगाल के अंदर ही रिकॉर्ड किए गए, इतने वहाँ पे केस हुए हैं। तो सोच लो वहाँ की जो पढ़े लिखे इंसान है उनकी मेंटलिटी अभी कैसी होती जा रही है। ठीक है, लोगों को सोचना समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसे काम बिल्कुल, देखो ये तभी रुक सकते हैं जब इंडिया के अंदर है ना स्ट्रॉन्ग ऐसे लॉज लेके आए जाए, ठीक है, जिससे लोगों को थोड़ा सा डर तो हो एटलीस्ट कि वो करने क्या जा रहे हैं। इशू रिलेटेड टू गर्ल्स चाइल्ड से रिलेटेड इशू क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, फोइटिसाइड हो गया कि भाई गर्भपात करवा देते हैं है ना बच्चों का, अगर वो लड़की हो तो पता करके, ठीक है, और उनको वैसे ही मरवा देते हैं। तो ये काम भी इंडिया इस चीज़ के अंदर भी सबसे टॉप पे है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सबसे टॉप करता है इस चीज़ के अंदर। सेंसस ऑफ 2011 के अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि लोवेस्ट एवर रेशियो 2011 में 914 ही लड़कियां थी 1000 बच्चों पे 0 से 6 साल के जो ग्रुप एज था उसके अंदर, ठीक है, और जो कि हर साल होता था। 2011 में कितनी थी, 58.8 मिलियन लड़कियां थी, जो कि 2011 आते आते 75.8 होगी, मतलब सीधी 3 मिलियन की कमी। सोच सकते हो आप कितना लोग गलत करते। इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन जो लड़कियों की संख्या है ना वो बिल्कुल गिरती जा रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह के काम होते हैं, जो ये गर्भपात वाले काम होते हैं ना, तभी ये काम होते हैं। चाइल्ड मैरिजेज, हर साल एटलीस्ट 1.5 लाख बच्चों की 18 साल से कम उम्र में ही शादी हो जाती है, ठीक है। 16% तो कितना, कम से कम 15 से 19 साल की एज में ही उनकी शादी हो जाती है। वाइल द चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइंड इट हैज़ बीन मार्जिनल, मतलब कमी तो आई लेकिन वो कमी भी कितनी आई है, 27 से 23%, जो कि कोई मायने नहीं रखती इतना। इसको बिल्कुल ही डिलीट करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब लोगों को इनकी जो ये इशू होते हैं ना, बाद में बच्चों को इशू होते हैं, जो लड़कियों को इशू होते हैं, उन चीज़ों के बारे में रूबरू करवाया जाए, तभी शायद इन चीज़ों पे कंट्रोल लग सकता है। और साथ ही हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की भी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कहीं हो रहा हो तो हमको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। Girls are encouraged and also engaged more in household work and drop out of school at the early age। आपने भी देखा होगा कि भाई लड़कियों को थोड़ा सा कम पढ़ाया लिखाया जाता है, स्पेशली जो विलेजेस हो गए जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे लड़कियों की जो एजुकेशन है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उनको केवल घर के जो कामकाज होते हैं ना उन्हीं पे उनको फोकस करवाया जाता है कि आप तो ये काम करो, आपकी तो लास्ट में क्या होना है, शादी होना है। कोई ये नहीं सोचता कि वो भी आगे जाके एक साइंटिस्ट बन सकती है या फिर डॉक्टर बन सकती है। कोई उनको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब कुछ सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तक का सबसे महंगा और सबसे फ्लॉप यही स्कीम रही है। ये पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन इसका 90% से ज़्यादा अमाउंट है ना एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने। सोच सकते हो, बस उनको ये दिखाना होता है कि हम ये स्कीम लेके आए। अभी आप देखोगे ना, इनके तो रिपोर्ट्स तक आई थी कि भाई जो 90% फंड है वो पहले ही ख़त्म हो गया, यूज़ करने से पहले ही सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट में। जैसे कि मैंने बताया था, हरियाणा की तो हर एक गवर्नमेंट बस के ऊपर आपको ये पोस्टर मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि 2015 के अंदर लेके आए थे, लॉन्च किया गया था। इसका काम भी क्या था, वेलफेयर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन, उनका उद्धार हो। इट एनकरेजेस पेरेंट्स टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड फंड्स फॉर द फ्यूचर स्टडी एंड मैरिज एक्सपेंस ऑफ द गर्ल्स चिल्ड्रन। कि भाई जो लड़कियों के पेरेंट्स थे उनको एनकरेज किया गया था कि आप है ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट बच्चों के लिए, जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई और उनकी शादी के लिए अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, ताकि जब वो अडल्ट हो जाए या फिर उनको जब ज़रूरत लगे
तो उस पैसे का यूज हो सके। CBSE उड़ान स्कीम, उड़ान इज़ अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय CBSE के द्वारा ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था टू एड्रेस द लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। कि भाई जो इंजीनियरिंग, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे इंजीनियरिंग के, वहाँ पे क्या है ना, लड़कियों की जो संख्या, उनका एनरोलमेंट है, उनका जो दाखिला है वो बहुत कम था। तो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया था। ठीक है। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव ऑफ गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो नेशनल स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, एक तरह से फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है। 2008 के अंदर इसको लागू किया गया था कि इसको पूरा का पूरा किसने स्पॉन्सर किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पूरा पैसा सेंटर के द्वारा लगाया गया था इसमें। विच एम्स टू प्रमोट एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 14 से 18 की जो उम्र है, उसके अंदर जो बच्चियां करीबन जो 8वीं क्लास पास कर चुकी हैं, ताकि उनको फिर आगे दाखिला देने के लिए एनकरेज किया जाए। ठीक है। 9वीं से 12वीं क्लास तक वो फिर से आगे अपनी स्टडी को जारी रख सके। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट लेके आई थी। और फिर बात करते हैं स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए। गवर्नमेंट इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटिंग स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स which aims to facilitate, educate, empower adolescent girls as to enable them to become self-reliant and aware citizen। कि भाई उनकी एजुकेशन, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, सारी फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो बाद में फ्यूचर में जाके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी की तरफ उनको देखना ना पड़े। अगला टॉपिक है मेंटल हेल्थ डे, जो कि अभी 10 अक्टूबर को गया है। ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, द लैंसेट इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। ठीक है। जिसका टाइटल क्या था? एंडिंग स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मेंटल हेल्थ। कि भाई जो लोग हैं ना, उनका जो स्टिग्मा, जो उनकी सोच है इसको लेके, और जो उसके कारण जितना डिस्क्रिमिनेट होता है मेंटल हेल्थ के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है। एंड कॉल्ड इट फॉर द रेडिकल एक्शन टू एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। कि भाई ऐसे रेडिकल्स, ऐसे कठोर एक्शन लिए जाए ताकि जो लोगों का ये स्टिग्मा है, जो ये सोच है, इस चीज़ को बदला जाए और इनके लोगों के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। इसकी कुछ जो फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की, उसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन, नियरली 1 बिलियन पीपल ग्लोबली लिविंग with a mental health condition. One out of seven in the age bracket of 10 to 19 year old suffer from mental condition। कि भाई 7 में से एक बच्चा जो 10 से 19 साल के बीच का है, तो वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा होता है। मान लो डिप्रेशन में है। ठीक है। आजकल बच्चों में क्या है ना, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उससे वो ग्रसित हो रहा होता है, उससे गुजर रहा होता है। These people experiences a double threat, the impact of the condition itself and the damaging social consciousness of stigma and discrimination। कि भाई जो ये लोगों की सोच है ना, उससे जो ये थ्रेट है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। उनकी बातों को सीरियस लिया नहीं जाता। वो खुद का एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं तो, लेकिन लोग उसको सीरियस नहीं ले लेते, ऊपर से उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फिर क्या है, वो और अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत तरह के उनके अंदर थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब बकवास चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को भी हमें सीरियस लेना चाहिए। और ये क्या है ना, बाद में अगर इनको ना सीरियस लिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हमको लाइफ टाइम का देके चली जाती है। There was an estimated 25% rise in the prevalence of depression and anxiety in the first year of pandemic। जो पेंडेमिक था, कोविड का टाइम आया था, उस टाइम पे काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी। ठीक है। उनकी जो सोशल सिक्योरिटी थी वो ख़त्म होती जा रही थी। काफ़ी लोगों के साथ गलत, घर में मान लो, ठीक है, उनके साथ में गलत काम हो रहे थे, भाई उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था। तो एक तरह से, हर तरह से ये जो पेंडेमिक था, ये कुछ भी अच्छा नहीं करके गया। इससे लोगों के अंदर डिप्रेशन में और जाने लगे। जो जॉब की टेंशन है, कैरियर की टेंशन है, उस वजह से लोग और एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर बढ़ते जाए, और करीबन इस बीमारी का 25% और राइज हो गया, और बढ़ गई है 25%।
इम्पैक्ट क्या हुआ, 90% ऑफ पीपल लिविंग विद मेंटल हेल्थ कंडीशन फील नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो 90% पीपल है जिनके साथ में ऐसा जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। किसका? लोगों की सोच और उनका जो भेदभाव उनके साथ होता है उस वजह से, जो कि हमको रोकना चाहिए। ठीक है। इंडियन सिनारियो क्या है? Though there is a gradual reduction of stigma in India, it continues to be the real and present problem। देखो, इंडिया के अंदर ये चीज़ें तो अभी कम हो रही, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी ये अभी भी एक काफ़ी रियल और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है। देखो, जो शहर वगैरह हो गए वहाँ तो चलो ठीक है, लोग आपस में इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जो गाँव के दूर दराज एरिया हो गए जहाँ पे एजुकेशन वैसे ही कम है, साक्षरता बहुत कम है, तो उधर जो ये सिनारियो है ना इंडिया का, वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आप सोच नहीं सकते कि वो लोग कितने बैकवर्ड है। तो ये चीज़ों को ठीक करने में अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। Women with a diagnosis of severe mental disorder and their family members do face more stigma, which has ramification of marriage and employment preventing social inclusion। अब यहाँ पे क्या बात करी गई है कि भाई जो लड़कियाँ हैं, जो वुमेन्स है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही होती है, और वो तो गुजर ही रही होती, साथ ही साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस चीज़ को उनके साथ में ही फेस करते हैं कि भाई लड़की की शादी कैसे होगी, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसा, मतलब उसकी जो नौकरी कामकाज वो कैसे आगे बढ़ा पाएगी। और ऊपर से सबसे बड़ा रोल जो इसके अंदर जो गलत पेश करता है ना, वो हमारे टीवी सीरियल्स हैं। वो एक तरह से इस जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको बहुत गलत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते रहते हैं। देखो, पूरी हमारा इंडिया है ना, 90% औरतें कोई ना कोई किसी न किसी तरह का सीरियल देखती हैं। अगर वहाँ पे इन मुद्दों के बारे में बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीम्स इतना हेल्प नहीं कर सकती जितना वो विजुअल जो मीडिया दिखाता है ना, वो हेल्प कर दे। अब सजेशन तो आपको पता ही है कि भाई गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, सबको इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। टुगेदर मिलके सबको मेंटल हेल्थ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉयर्स टू प्रमोट फुल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वर्क पार्टिसिपेशन, रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम फॉर पीपल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। कि भाई जिनके साथ में जो ऐसे दौर से गुजर चुके हैं उनको दोबारा से फिर से सोसाइटी के अंदर या फिर अपने जो वर्क है जो उनको फिर से मतलब हर तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उनको फिर एक तरह से बॉयकॉट करना लग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में भी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कब करा जाता है? देख लिया, 10 अक्टूबर को करा जाता है। वही अवेयरनेस फैलाने के लिए मेंटल हेल्थ एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 10 अक्टूबर 1992 में। द डे वॉज स्टार्टेड एज एनुअल एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ बाय द डेप्टी सेक्रेटरी जनरल रिचर्ड हंटर इनके द्वारा इसको फर्स्ट टाइम से वर्ल्ड फेडरेशन जो मेंटल हेल्थ है उस टाइम पे इसको एज ए एनुअल एक्टिविटी के रूप में बनाया स्टार्ट कर दिया था। 2022 का जो थीम था इसका, मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। भाई इसको ग्लोबल प्रायोरिटी लेके चले और इसको इरेडिकेट करें, ख़त्म करें। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया। ठीक है। टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। कि भाई देश के अंदर इस चीज़ से, इस बीमारी से निजात पाने के लिए जो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है वो काफ़ी कम है, तो उनके फील्ड में भी थोड़ी सी तरक्की की जाए और उनको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि इस चीज़ को हम ख़त्म करें। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि कब से स्टार्ट है? 1982 से। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो कि 2018 के अंदर लागू हो गई थी। इसके अंदर क्या था? ये क्या रिक्वायरमेंट्स को मीट करती थी? जो रिक्वायरमेंट किसके द्वारा डाली गई थी, दी गई थी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है। जिसका रेटिफाइड किसने करा? इंडिया भी उसको रेटिफाई करता है, मतलब उसको मानता है, उसके साथ में चलता है। फिर गवर्नमेंट ने किरण हेल्पलाइन नाम से एक हेल्पलाइन चलाई। ठीक है। किरण, आशा की किरण। इट ऑफर्स मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। किसी को अगर मेंटली प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है या फिर किसी भी तरह का एब्यूजिव बिहेवियर से या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम से अगर वो गुजर रहा है तो उसके लिए
ये हेल्पलाइन चलाएगी ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले और इन हेल्पलाइन पे जाके अपनी खुद की हेल्प ले सके। मनोदर्पण, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आ गई, उन्होंने ये नई स्कीम लॉन्च करी थी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया स्टूडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे और ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, मानस, 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया एज ए मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। एक तरह की मोबाइल ऐप है जो कि प्रमोट करती है मेंटल वेलबींग अक्रॉस एज डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंडर में मेंटल वेलबींग, भाई जो ये मेंटली अवेयर रहना और अच्छे रूप से हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की, जो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी गिरता जा रहा है। पहली बात तो देख लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो विदेशी करेंसी है वो, गोल्ड रिजर्व जितना भी हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हमको कहाँ से मिलते हैं, IMF से, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। और अभी क्या है ना, रिसेंट में जो हमारा RBI है उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो करीबन 110 बिलियन डॉलर गिर गया है पिछले 13 महीनों के अंदर अंदर। और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये फॉरेक्स रिजर्व, टू सपोर्ट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसी फॉर मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर देश के पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस पैसे में दूसरे देशों के साथ में हम बिज़नेस करते हैं, दूसरे देशों के साथ में केवल हम इन्हीं चीज़ों से बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, जैसे कि डॉलर हो गया, गोल्ड में भी कर सकते हैं, ड्राइंग राइट्स में भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और हम अगर वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका भुगतान भी हम डॉलर में करते हैं, ठीक है, या फिर गोल्ड में करते हैं, या फिर इन राइट्स के अंदर करते हैं। और अगर वो हमसे कुछ खरीदते हैं तो वो भी हमको इसी चीज़ों के अंदर भुगतान करते हैं। तो ये होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ की कमी हुई, मान लो हमको किसी देश से कोई XYZ चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो अगर हमने ख़रीद ली और फिर हम उनको भुगतान करेंगे किस में, डॉलर में, तो हमारे पास डॉलर की हो गई कमी। अब हमको फिर से ख़रीदनी है, हमारे पास डॉलर है नहीं। अब डॉलर ख़रीदने के लिए हम क्या देंगे, पैसा देंगे। अब मान लो आज के दिन डॉलर का रेट क्या है, 81 रुपीज़ है, तो मतलब $1 को ख़रीदने के लिए 81 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि क्या करीबन 20 दिन पहले कितने थे, 78 रुपीज़ समथिंग थे, ठीक है। तो 4 रुपये का तो हमको ये नुकसान हो गया, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ख़रीदने के लिए। तो उससे क्या है, देश की इकनॉमी जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत में पहुंच जाती है। और यही सीन किसके साथ हुआ था, यही सीन हुआ था जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी यही इन्हीं चीज़ों से वो गुजर रहे हैं। उनका फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी गिर गया, पाकिस्तान का भी गिर गया, और श्रीलंका के पास तो कुछ है ही नहीं। बांग्लादेश भी अभी कुछ ही टाइम के अंदर ये साइन उन्होंने भी शो करने स्टार्ट कर दिए कि उनकी भी जो इकनॉमी है वो काफ़ी क्रैश होने के अंदर में आने वाली है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसी ऑफ मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट। अगर देश के पास पैसा है तो ठीक है, वो पॉलिसी भी बनाएंगे, उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से उसको लागू कर सकते हैं। लिमिट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी। बाकी वर्ल्ड के अंदर कितनी भी उतार चढ़ाव आते रहे, ठीक है, किसी का मार्केट क्रैश होता रहे, अगर देश के पास अच्छी मात्रा में फॉरेन करेंसी है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं है, हम अपने आप को एक टाइम के लिए संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, एक तरह का रिजर्व एसेट है जो कि IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट किया गया था 1969 के अंदर, टू सप्लीमेंट्स इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। कि भाई जो इसकी मेंबर कंट्री, जैसे कि इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है, अगर देश के पास मॉनेटरी फंड की कमी हो जाए, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो जाए, तो हमको जो IMF ने एक अमाउंट दे रखा है उतना पैसा हम IMF से एनी टाइम निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जो उसका फिर हम क्या है ना, जितना भी ब्याज होता है, ठीक है, जो भी उसका क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होता है, तो वो हम उसकी मेंबर कंट्रीज़ को दे सकते हैं, ठीक है, जो बाद में हम उसको जमा करवा सकते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट एक तरह की कोई करेंसी नहीं है, ना ही कोई क्लेम है IMF पे कि आपको हमको देना ही देना है, ठीक है।
रेदर इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल ऑफ करेंसी ऑफ IMF मेंबर्स, कि भाई एक तरह से फ्रीली करेंसी है, ठीक है, फ्रीली यूजेबल करेंसी है जो कि IMF के मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। इसको दूसरी करेंसी के साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे डॉलर हो गया, युआन हो गया, इन चीज़ों के साथ भी इनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ SDR इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम ए वेटेज बकेट ऑफ मेजर करेंसी। इसकी जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग मतलब चूज़ करी जाएगी, डॉलर के अकॉर्डिंग, यूरो, जैपनीज़, चाइनीज़, ब्रिटिश पाउंड, उनके इक्वल इसको रखा जाएगा, ठीक है, उनका एक बैलेंस बना के। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो भी पेड करा जाएगा मेंबर्स के द्वारा ऑन देयर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होल्डिंग, जितना वो होल्ड करते, जितना उन्होंने निकाल लिया। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डिक्लाइन इन इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व उसको डिक्लाइन होने का उसका रीज़न क्या है। करंट सिनारियो में 110 बिलियन हमारे जा चुके पिछले 13 महीनों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वेयर इट्स टू एट रिकॉर्ड 642 बिलियन अभी का हमारे पास रहता है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट इंडियन रुपी इज़ फ्रीली फ्लोटिंग करेंसी एंड इट्स एक्सचेंज रेट इज़ मार्केट डिटरमाइंड, कि भाई एक तरह से इंडिया की जो करेंसी है वो फ्री फ्लोटिंग है, उसका जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई RBI ने उसको फिक्स कर दिया, तो फिक्स तो नहीं है, उसका ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसका रेट जो है गिरता बढ़ता रहता है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले, अदर करेंसीज़ के मुकाबले। ऐसा नहीं कि 100 के रुपए, 100 का है ना आज 90 हो गया या फिर ऐसा नहीं चलेगा, 100 तो 100 ही रहेगा, लेकिन जो अदर करेंसीज़ के मुकाबले उसके हिसाब से इसका जो रेट है ऊपर नीचे होता रहता है। डिस्पाइट दिस ड्रामेटिक डिक्लाइन, इंडिया हैज़ बीन फेयरिंग मच बेटर देन सीवियर रिजर्व करेंसीज एंड इट्स एशियन पीयर्स, कि भाई इंडिया का जो देखो डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वो काफ़ी दूसरे जितने भी देश हैं उनसे काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। भाई इतनी उतार चढ़ाव आने के बाद भी जो हमारा रिजर्व है वो काफ़ी सही है अभी तक के लिए देखा जाए तो। जैसे कि आपने देखा ये तो जा चुका है, क्या कहते हैं, श्रीलंका जा चुका है, पाकिस्तान के भी लग गए, ठीक है, और बांग्लादेश है वो भी अभी अपने सिम्टम्स दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो और भी कंट्रीज़ हैं जो कि आने वाले टाइम में इसी कंडीशन पे बैठने वाली हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है अभी आपने देखा ही है, यूक्रेन वार के दौरान, यूक्रेन रशिया वार के दौरान क्या हालत हो रखी है सबकी, तो आने वाले टाइम में काफ़ी और कंट्रीज़ के भी ऐसे ही हालात होने तय हैं। अभी बात करते हैं कॉज क्या है फॉरेक्स रिजर्व की कमी में, तो वो हम देख ही रहे थे। डिफेंडिंग रुपीज़, कि भाई रुपये का जो गिरता हुआ रेट था ना उसको डिफेंड करने के लिए हमने क्या किया, डॉलर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। डॉलर्स को बेच रहे हैं और पैसे को ले रहे हैं, तो इससे क्या है, मार्केट के अंदर पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी होगी तो उसका रेट बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से हमको ये जितने भी डॉलर हमने निकाले हैं ना, यही रीज़न है उनको निकालने का, ताकि जो हमारा जो रुपये है वो फिर से स्ट्रॉन्ग बना रहे मार्केट के अंदर, कि भाई वो फिर हमें क्या है ना, कोई अगर चीज़ हम बेचते हैं तो उसके अंदर हमको अच्छा अमाउंट मिले। द इंटरवेंशन इज़ नीडेड टू कर्व द फ्री फॉल ऑफ रुपी एंड रिड्यूस वोलेबिलिटी इन द मार्केट। तो वही बताया कि भाई जो रुपये को बचाने के लिए और उसको सही से रखने के लिए हमने डॉलर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और रुपीज़ को खरीदना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में। कैपिटल आउटफ्लो, एक तो ये हो गया कि भाई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी देश के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या करा ना, इंडिया से जो अपना पैसा था वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, अपना डॉलर निकालते गए, तो क्या है उससे फिर जो हमारा रुपीज़ है वो और गिरता रह गया, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि जो US का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उनको काफ़ी टाइट कर दिया और इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया। अगर इनको जो ये FPIs हैं इनको वहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा अपने काम का, तो सीधी सी बात है ये हमारे देश के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने धनाधन से अपने देश से पैसा निकालना स्टार्ट करके वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से यही बोला जाता है कि जब US फेडरल रिजर्व कुछ छेड़खानी करती है ना, तो बड़े बड़े देशों के जो बैंक है ना वो हिल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया का जो RBI है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव बिगन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स, सीधी सी बात है वो यहाँ से पैसा निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वैल्यूएशन लॉस, द वैल्यूएशन लॉस रिफ्लेक्टिंग द एप्रिसिएशन ऑफ US डॉलर अगेंस्ट मेजर करेंसीज एंड डिक्लाइन इन गोल्ड प्राइसेस आल्सो प्लेड अ पार्ट इन डिक्रीज इन
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो यूएस डॉलर का तो रेट बढ़ गया, डॉलर तो और स्ट्रॉन्ग हो गया, उससे क्या है जो हमारी करेंसी में गिरावट आ गई और जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो तो उतने ही रह गए। डॉलर महंगा हो गया, गोल्ड का प्राइस सेम हो गया, मतलब क्या है आप थोड़े डॉलर के अंदर उतना ही उससे ज़्यादा क्या है गोल्ड खरीद सकते हो। तो इस वजह से भी जो चीज़ों की जो वैल्यू है उसके अंदर लॉस आने लग गया, ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस में भी लॉस हो गया। मतलब क्या है वही मान लो एक तरह से फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, करीबन मान लो 40,000 रुपये का 10 ग्राम सोना आता है, वो आज भी 40,000 का ही है, कल भी उतने का ही था। अब डॉलर का तो रेट बढ़ गया ना, अब थोड़े से कम डॉलर के अंदर हम उतना ही गोल्ड खरीद सकते हैं। तो एक तरह से कोई किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसका लॉस होना स्टार्ट हो गया। About 67% of decline in reserve during the current financial year was due to the valuation change। कि भाई जो 67% जो डिक्लाइन है ना रिजर्व का, वो केवल और केवल किस वजह से हुआ है, जो ये चीज़ों का जो वैल्यू है ना वो कम हो गई। और इससे क्या है फैक्टर्स क्या है, इफेक्ट क्या करते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, जो महंगाई है, ठीक है, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ गई, उससे जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ गया, ठीक है, और उससे और देश के अंदर बुरे हालात स्टार्ट हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसका मतलब क्या है, देश ज़्यादा इंपोर्ट मतलब ख़रीद ज़्यादा रहे और बेच कम रहा है। अगर हम खरीदेंगे तो हमको क्या है ज़्यादा डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो हमसे खरीदेगा तो हमको भी डॉलर देगा, ठीक है। हमसे लोग खरीद कम रहे हैं और हम हमसे खरीद कम रहे हैं और हम उनसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ख़रीदने बेचने में तो एक बार इसको पढ़ लेना कि भाई हमारी चीज़ें बिक कम रही है और हम दूसरों से ख़रीद ज़्यादा रहे हैं, तो हम पे ज़्यादा कर रहे हैं उनको, ठीक है, डॉलर के अंदर, और हमारी जो चीज़ जो आगे बिक रही है उसका हमको कम अमाउंट मिल रहा है। तो इस वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो गड़बड़ा गया, ठीक है। अगर करंट देश का फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है ना, हमको हमारी चीज़ें ज़्यादा बेचनी पड़ेंगी रेदर देन टू बाई। इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इतना बढ़ावा दिया जाता है ताकि हम चीज़ें देश के अंदर ही बना लें, हमको बाहर से ख़रीदना ना पड़े। और अगर हम खरीदेंगे तो हमको सीधी सी बात डॉलर के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, देश के अंदर बनाएंगे तो पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर दूसरे देश हमसे चीज़ें खरीदेंगे तो और डॉलर आएगा देश के अंदर, और जो फिर क्या है फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा और बढ़ता जाएगा। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट डेप्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज है। अब गवर्नमेंट क्या है, आईएमएफ से कर्जा उठा लिया, किसी और जो ग्लोबल जितने भी हैं एजेंसीज हैं उनसे कर्जा उठा लिया, तो क्या है उसका फिर हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो किस में जाएगा, वो भी डॉलर के अंदर जाएगा। तो उसका ब्याज भरते भरते फिर से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कमी होती जाएगी, ठीक है। यहीं सब इसके अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर फिर से दंगे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, क्यों हो रखे हैं वो देखते हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने क्या करा ना, जो ये किम जोन है इसने 12 अपने फाइटर प्लेन्स को उड़ा दिया किसके बॉर्डर के पास से, साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास से। फिर इसी के रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने अपने 30 हवाई जहाज़ को उसके पास से उड़ा दिया। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। और फिर ऊपर से क्या करा, नॉर्थ कोरिया के जो ये अभी जो रिसेंट के जितने टेस्ट वगैरह हुए थे मिसाइल टेस्ट, इसने भी साउथ कोरिया फिर यूनाइटेड स्टेट्स और जापान को मिलके एक तरह की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने को मजबूर कर दिया, ठीक है। इन तीनों देशों ने मिलके एक ड्रिल वहाँ पे करी थी, ठीक है, मिलिट्री या फिर नेवी की, ताकि नॉर्थ कोरिया को ये दिखाया जाए कि भाई आप ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत कर देना वरना आप पे भी अटैक हो सकता है। और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था कहाँ से नहीं वो देखते हैं। रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन द जैपनीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया। कोरिया को पहले किसने ऑक्यूपाई करा था, जापान ने करा था 1910 से 45 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। जापान ने डिफीट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो एलाइड फोर्सेस थी वो एग्री कर गई थी कि भाई जो 4 पावर ट्रस्टशिप है ना ओवर कोरिया, कि भाई कोरिया के ऊपर किसका वो रहेगा, वर्चस्व रहेगा, किसके अंडर में रहेगा, वो रहेगा जापान के अंडर में। और ये किस में लिया गया था, येल्टा कॉन्फ्रेंस जो 1945 के अंदर हुई थी वहाँ पे। हावेवर जब बाद में क्या था ना, यूएसएसआर ने
उस टाइम पे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज के टाइम पे ये सारा कुछ बट गया, कोई यूक्रेन में बट गया, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बट गया अभी तो, ठीक है। रसिया अलग हो गया और बाकी की कंट्रीज़ अलग हो गई। तो उस टाइम पे ये सब पूरा इकट्ठा था, तब बोलते थे इसको क्या, यूएसएसआर। यूएसएसआर ने फिर कोरिया के ऊपर फिर अटैक कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या था, took the control of north while the south remained under the rest of the allies mainly यूएसए। कि भाई जो नॉर्थ था वो तो किसके अंडर में आ गया, यूएसएसआर के, और जो साउथ किसके अंडर में आ गया, यूएसए के अंडर में आ गया। इसीलिए जो ये साउथ कोरिया है, इसकी हेल्प करने के लिए कौन पहुंच जाता है, यूएसए पहुंच जाता है। द डिवीजन ऑफ द टू रीजन वॉज अलोंग द 38th पैरेलल north, which still continue to be the official border dividing the two Koreas। कि भाई जो ये 38 पैरेलल जो लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन, ये डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ कोरिया को, ओके। और हाँ, इन 1948 द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो साउथ कोरिया है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि है नॉर्थ कोरिया, वो एस्टेब्लिश हो गया 1948 के अंदर। ये बट गए थे। एज बोथ ट्राई टू एनहेंस देयर रीच, टेरिटोरियल एंड आइडियोलॉजी, द कोरियन कॉन्फ्लिक्ट एमस बिटवीन द टू नेशन। ये दोनों है ना आपस में भिड़ गए। क्यों भिड़ गए, ये इधर घुसता गया, ये इधर घुसता गया, और इनकी फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। फिर 25 जून 1950 के अंदर क्या स्टार्ट हो गया, नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई में किसने साथ दिया, यूएसएसआर ने, ठीक है। इन्होंने अटैक कर दिया साउथ कोरिया के ऊपर पे और ऑक्यूपाई कर लिया लगभग पूरी कंट्री को। इसी रिस्पॉन्स फिर क्या करा, यूनाइटेड नेशन ने फोर्स लैड करी, जिसके अंदर यूएस ने रिटेलिएट किया, अटैक कर दिया, मतलब जवाबी कार्रवाई कर दी। यूएस की जो फोर्स थी उसको लीड किसने किया था, डगलस मैकआर्थर ने, जिसने जो 38वीं जो ये 38 जो पैरेलल लाइन है इसको भी क्रॉस कर दिया, मतलब इतना हिस्सा ये काबू में ले गए थे पहले, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने इस पर अटैक करा, किसके साथ में मिलके, यूएसएसआर के साथ में मिलके, और इस पे पूरे पे कब्जा लिया था। फिर यहाँ से यूएसए आ गया, इसने अटैक कर दिया, ये तो करा कवर, यहाँ पे भी आधे रास्ते में आ गया था। तो उसके बाद जाके फिर इनकी पीस टॉक स्टार्ट हुई। और जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई, चाइना भी लड़ाई के बीच में कूद गया। किसका सपोर्ट किया चाइना ने, ये रहा चाइना आ गया कि भाई चलो मैं नॉर्थ कोरिया का साथ दूंगा, ये मेरे दोस्त हैं। तो वहाँ पे अपनी यारी दोस्ती निभाने चला गया। ये हमेशा उल्टे लोगों के साथ देने में पता नहीं क्यों खड़ा रहता है, ठीक है। तो इन पे भरोसा नहीं करने का। हाँ, तो कहाँ थे हम, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आएगी यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ठीक है। आपने सोचा नहीं होगा कि भाई इंडिया ने भी किसी की जो ये लड़ाई है ना आपसी दंगे सुलझाने का काम किया होगा, तो लेकिन यहाँ पे इंडिया था, ठीक है। इनकी जो पीस टॉक्स थी वो स्टार्ट हुई 1991 में, जिसमें इंडिया ने एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा हाथ रहा था जो ये नेगोशिएटिंग जो पीस टॉक्स थी कोरिया के बीच में, साउथ और नॉर्थ के बीच में, ये करवाने वाला, और इनको समझा बुझा के सबको एक तरह से शांत किया। और जो ये इंडिया का रिजोल्यूशन था कोरिया के ऊपर, इसी को अडोप्ट किया किसने, यूनाइटेड नेशन ने, कि भाई हाँ भाई इंडिया ने सही से मध्यस्थता की है, सही से इनको समझाया है, तो हम इनकी बात से सहमत करते हैं, ठीक है। 27 जुलाई 1953 के अंदर कोरियन आर्मिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन यूनाइटेड नेशन कमांड और जो कोरियन पीपल्स आर्मी है और चाइनीज़ पीपल्स वॉलंटियर आर्मी है, इन तीनों के बीच में, ठीक है। कोरियन पीपल्स आर्मी मतलब जो नॉर्थ कोरिया हो गई, और ये चाइना वाले तो हैं ही, इन सब के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग अलग रहेंगे, किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी। तो ऑफिशियली वार तो एंड हो गई, लेकिन कोई पीस ट्रीटी इनके बीच में साइन नहीं हुई आज तक, ठीक है। इस वास्ते आज भी जो ये थोड़ा सा हिस्सा है ना 38 पैरेलल लाइन, इसके ऊपर आज भी इनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती हैं। दिस ऑल्सो लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन, a strip of land running across the Korean peninsula to serve as a buffer zone between North Korea and South Korea। कि भाई एक तरह का डीमिलिटराइज्ड जोन कर दिया जहाँ पे कि कोई सी भी देश की कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी, और वो बफर जोन है दोनों के बीच में, ठीक है। दिसंबर 1991 में नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने एक पैक्ट को साइन किया
कि भाई हम आपस में एक दूसरे की तरफ एग्रेशन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि दोनों आराम से शांति से रहें। व्हाट इज़ द यूएस नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट और भाई यूएस और नॉर्थ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कोल्ड वार एरा के टाइम पे यूएस एक्सटेंडेड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स एलाइज साउथ कोरिया एंड जापान। कि भाई जो यूएस का जो एक प्रोग्राम है ना न्यूक्लियर अम्ब्रेला का, एक तरह सा न्यूक्लियर का छाता, ठीक है, इसके नीचे जिन जिन देशों को ये रखेगा ना, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी ये खुद लेता है न्यूक्लियर अटैक से। तो उसके अंडर में इसने किसको लिया? साउथ कोरिया को ले लिया और जापान को ले लिया। अब सीधी सी बात है, फिर नॉर्थ कोरिया को टेंशन होगी कि भाई भले ही साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन यूएसए के पास तो है, और यूएसए तो पहले ही नॉर्थ कोरिया पे लगता है। तो इन्होंने क्या करा, जो एनपीटी थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उससे विड्रॉ कर लिया 2003 के अंदर। और किम जोन उनके अंडर में, प्रेसिडेंसी के अंडर में, उसके अंडर में इन्होंने मिसाइल टेस्टिंग, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी कि भाई ठीक है, अगर हमारा कोई साथ नहीं देगा तो हम खुद न्यूक्लियर बम बनाएंगे, और कोई आएगा तो छोड़ भी देंगे, और ये छोड़ भी देगा, पागल आदमी है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस यूएस स्टार्टेड डिप्लॉइंग थार्ड। भाई इसी के रिस्पॉन्स में ना यूएस ने क्या है, साउथ कोरिया का जो एरिया है वहाँ पे अपना जो ये थार्ड जो सिस्टम है इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। एक तरह का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। मतलब अगर वहाँ से कोई मिसाइल जाएगी तो जो थर्ड सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम आया था, वो भी एक तरह का क्या है, यही चीज़ है। मतलब यूएस का तो थर्ड हो गया, और रसिया का क्या हो गया, S-400, और रिसेंट में शायद S-500 और S-700 भी आ गया होगा, आई डोंट थिंक। S-500 का तो मेरे को पता है, 700 का आई डोंट नो। The territorial conflict which started between North Korea and South Korea has transformed into tussle between US and North Korea। कि भाई ये आपस में दो स्टेट्स की लड़ाई थी, अब ये इससे तो मुद्दा हट गया यूएस का, सॉरी नॉर्थ का। अब ये किसके साथ में पड़ गया पीछे, यूएसए के साथ में पीछे पड़ गया। मतलब ऐसी ऐसी मिसाइल बना रखी है वहाँ तक इजीली अप्रोच कर जाए। What are the recent act of aggression by North Korea? In recent years, North Korea has accelerated its nuclear program by increasing its nuclear stockpile। कि भाई पिछले कुछ टाइम के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ये जो अपना जो नंबर है बढ़ाता ही जा रहा है नॉर्थ कोरिया, जब इसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अपना क्या है विड्रॉ किया था, ठीक है। और यूएसए ने तो सीधी सी बात है वो कराई है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें, इंडिया का स्टैंड क्या है इस कोरियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली वॉइस्ड इट्स अपोजिशन टू नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट। इंडिया हमेशा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट के अपोजिशन में खड़ा रहा है कि भाई ये हमको नहीं करना चाहिए, और एक तरह का न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखना चाहिए। ड्यूरिंग द कोरियन वार 1950-53 इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द वॉरिंग साइड्स। कि भाई दोनों साइड्स में इंडिया ने काफ़ी बड़ा मेजर रोल अदा किया था उनके पीस टॉक्स के अंदर। इंडिया के रिलेशन कैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ में? मई 2015 में बायलैटरल रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया वाज अपग्रेडेड टू स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। इंडिया हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन साउथ कोरिया साउदर्न पॉलिसी अंडर विच द लेटर इज लुकिंग एट एक्सपेंडिंग रिलेशन बियॉन्ड इट्स इमीडिएट रीजन। कि भाई जो इंडिया का जो रीजन है ना, अभी क्या है ना, इंडिया उसको एक्सपेंड करता जा रहा है, और उसके अंदर क्या है, साउथ कोरिया भी शामिल है। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वहाँ पे जो साउथ कोरिया वो एक तरह का मेजर प्लेयर है। तो उसके साथ में इंडिया हर तरह से अपने जो भी जितने भी टाइज हैं उसको प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, कल्चरल टाइज हो, और हर तरह की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता जा रहा है। इंडिया हैज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद नॉर्थ कोरिया और 47 ईयर्स। 47 साल से भी ज़्यादा से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं किसके साथ में, नॉर्थ कोरिया के साथ में, विच रिफ्लेक्ट्स द लेगेसी ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये था आज का टॉपिक, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में